ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे जैव अणु भाग 3। प्रोटीन की संरचना देखेंगे, प्रोटीन क्या है, फिर रेशेदार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण, अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है, डीएनए और आरएनए में अंतर जो कि न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत आता है, न्यूक्लिक अम्ल के कार्य, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन किसको बोलते हैं? तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो प्रोटीओज से बना है, जिसका अर्थ प्रथम है। इसका जो स्रोत होता है सोयाबीन, मूंगफली, दाल, दूध, मांस, मछली, अंडा। और इसकी परिभाषा बात करें तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, प्रोटीन अल्फा एमिनो का बहुलक है, या हम बोल सकते हैं प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि अल्फा एमिनो का बहुलक है। अर्थात हम बोल सकते हैं 100 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। इनमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। प्रोटीन के कार्य शरीर के टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत में, दूसरा एंजाइम के निर्माण में, तीसरा मांसपेशियों में ऑक्सीजन के संचय में, और चौथा मांसपेशियों के संचालन में। फिर है कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करने में। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा कमी हो जाती है तो प्रोटीन के द्वारा हमको ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन का वर्गीकरण तो दो प्रकार से बांटा गया है, पहला रेशेदार प्रोटीन और दूसरा गोलिकाकार प्रोटीन। ये प्रोटीन में अंतर भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो रेशेदार प्रोटीन का देखते हैं, ये रेखीय संरचना होती है इसकी। गोलिकाकार प्रोटीन की कुंडली संरचना होती है, नाम से पता चल रहा है गोलाकार का है ना, और रेशेदार मतलब रेशे आकार का। रेखीय रेशेदार प्रोटीन जल में अविलेय है, अघुलनशील है, और गोलिकाकार प्रोटीन जल में घुल जाती है। रेशेदार प्रोटीन प्रबल क्षार में घुलती है, विलेय है। गोलिकाकार प्रोटीन तनु क्षार में विलेय है। रेशेदार प्रोटीन ताप से अपरिवर्तित रहती है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता ताप का, लेकिन गोलिकाकार प्रोटीन ताप से प्रभावित हो जाती है, इसमें मान जो है परिवर्तित होता है। आगे हम उदाहरण में देखेंगे, जैसे रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है किरेटिन। किरेटिन बाल और ऊन में पाया जाता है। मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाता है। और गोलिकाकार प्रोटीन का उदाहरण है इंसुलिन, एल्बुमिन। इंसुलिन हार्मोन हमारे अग्नाशय से जो स्रावित होता है। एल्बुमिन अंडे के जो सफेदी वाला भाग है। प्रोटीन की संरचना तो 4 प्रकार की संरचना होती है। संरचना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना। पहला है प्राथमिक संरचना। तो एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम से जुड़ने पर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त होती है प्राथमिक संरचना होती है। विशिष्ट क्रम में जुड़े रहते हैं। देखिए इस प्रकार से एक रेखीय संरचना ये जो है जुड़ा होता है। द्वितीयक संरचना, जब प्राथमिक संरचना विशेष आकृति लिए होती है, जो प्राथमिक संरचना की बात की है उसे द्वितीयक संरचना बोलते हैं। तो द्वितीयक संरचना को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अल्फा हेलिक्स है और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट संरचना। तो अल्फा हेलिक्स सर्पिलाकार होती है। इसकी आकृति को दक्षिणावर्ती पेच के समान माना जाता है और इसमें अनेक हाइड्रोजन बंध होते हैं जो कि बाल और ऊन में पाए जाते हैं। दूसरा बीटा प्लेटेड संरचना, इसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होते हैं। ये श्रृंखलाएं अधिकतम विस्तारित और खिंची होती है, जैसे रेशम में मिलता है। और इस संरचना का चित्र आप देख सकते हैं। अल्फा हेलिक्स है ना, कुंडली के अनुसार इस प्रकार से कुंडलित होता है। और बीटा जो सीट होता है इसमें पार्श्व श्रृंखला से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से आप एम के आकार का भी बोल सकते हो। तृतीयक संरचना, जब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में अनेक वलन या अनेक लिपटना चालू हो जाता है, वलन माने वो लिपटना मोड जो है, तो तृतीयक संरचना का निर्माण होता है, जिससे 2 प्रकार की आणविक आकृति बनती है, रेशेदार और गोलिकाकार। तो रेशेदार और गोलिकाकार में अंतर भी पूछा जाता है। तृतीयक संरचना के ही प्रकार हैं और ये आपको देखने को मिलता है किरेटिन, कोलेजन, एंजाइम, एंटीबॉडी में होता है। और इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। देखिए ये ठीक है, द्वितीयक संरचना का कई जो है अनेक जो है वलन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो ये तृतीयक संरचना का निर्माण करती है। रेशेदार और गोलिकाकार प्रोटीन के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, अंतर के रूप में देखेंगे, पूछा जाता है ना परीक्षाओं में वो अंतर। प्रोटीन का चतुष्क संरचना या चतुर्थक संरचना त्रिविमीय होता है। इसमें असंख्य वलन होते हैं और इनकी संरचना को उलझे हुए धागे के समान माना जा सकता है।
और पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में निम्न बंध या बल पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, वंडरवाल बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ये सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पाए जाते हैं। और ये संरचना आप देख रहे हो उलझे हुए पूरा दिख रहा है ना, धागे की संरचना के समान जो है एक दूसरे से फंसे होते हैं। फिर प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, वासियरकर, मरास्मस, एनीमिया, जो कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन की कमी से एनीमिया होती है, तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग के नाम आपको याद होना चाहिए। और प्रोटीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आहार के रूप में, जो कि मांस, दाल, अंडा, सोयाबीन, दूध से मिलती है, हमको प्रोटीन मिलती है। हार्मोन, तो हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोटीन ही है ना, इंसुलिन है। फिर एंजाइम में समस्त एंजाइम प्रोटीन होते हैं। औषधियों में, फिर चमड़ा उद्योग में टैनिंग के रूप में कुछ प्रोटीन के नाम और कार्य हैं आपको याद होना चाहिए। जैसे हीमोग्लोबिन है, ये रक्त में पाया जाता है, आप लोग जानते हो, और ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो फेफड़ों के विभिन्न ऊतकों और ऑक्सीजन का संवहन करता है। मायोसिन मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। तीसरा प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है, जो कि रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, सहायक होता है। खून का जो थक्का बनता है अर्थात खून बहना रुकता है, फाइब्रिनोजेन के कारण होता है। पेप्सिन है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं, पूछा जाता है भी। तो प्रोटीन को गर्म करने पर या अम्ल या क्षार से विकृत करने पर उसका जैव सक्रियता नष्ट हो जाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। कहने मतलब प्रोटीन को गर्म करें या अम्ल या क्षार में विकृत कर दें तो उसकी जो जैव सक्रियता है नष्ट हो जाती है, उसी को हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। उदाहरण है, अंडे को उबालने पर अंडे के प्रोटीन अर्थात सफेद भाग, जिसको हम एल्बुमिन बोलते हैं, स्कंदित हो जाता है ना। आप देखते हो अंडे को उबालते हो, जो पानी रहता है, कच्चा फोड़ोगे पानी निकलेगा, उबालोगे तो स्कंदित हो जाता है। पानी कहाँ चला जाता है, प्रश्न है, उससे बता दूंगा। दूसरा है दही का जमना, तो इसी से संबंधित प्रश्न, अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है, तो उबालने पर अंडे में उपस्थित प्रोटीनों का पहले विकृतीकरण हो जाता है। आपने पढ़े ना, गर्म करने पर विकृतीकरण हो जाता है, जैव सक्रियता नष्ट हो जाती है, फिर स्कंदन हो जाता है। इन स्कंदित प्रोटीनों द्वारा जल अवशोषित या अधिशोषित हो जाती है। न्यूक्लिक अम्ल आप देखते हैं, कोशिकाओं में पाए जाने वाले अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, इनके कार्य पूछे जाते हैं। या आप बोल सकते हैं वे जैव अणु जो क्रोमोसोम में प्रोटीन के साथ उपस्थित होते हैं, इनकी संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, पहला राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जिसको आरएनए बोला जाता है, और दूसरा डीएनए जिसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ए का मतलब एसिड भी लिख सकते हो आप। न्यूक्लिक अम्ल का संगठन की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल के पूर्ण जल अपघटन से जो पदार्थ बनते हैं इस प्रकार से है। पहला जो पेंटोज शर्करा बनता है न्यूक्लिक अम्ल से, पेंटोज शर्करा दो प्रकार की होती है, बीटा डी राइबोज और बीटा डी 2D डीऑक्सी राइबोज, जिसको है ना राइबोज और डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। फिर नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार का होता है, प्यूरिन और पिरामिडिन। तो प्यूरिन में दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और जबकि पिरामिडिन तीन प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। फास्फोरिक अम्ल है तीसरा, तो न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से ये पदार्थ बनते हैं, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, फास्फोरिक अम्ल। जब हम डीएनए आरएनए की बात करेंगे तो ये जो यूरेसिल है डीएनए आरएनए को अंतर करता है, थाइमिन और यूरेसिल। डीएनए में थाइमिन पाया जाएगा और आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा, बाकी ये तीनों चीज रहते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों में रहेंगे डीएनए और आरएनए में। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, तो शर्करा और क्षार मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। शर्करा के 5 कार्बन के से क्षार जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जिनको हम न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड जिस बंध से जुड़े होते हैं उसे फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं, और यह बंध शर्करा के 3 और 5 कार्बन के मध्य बनता है। और इन सब की बात की मैंने सारांश निकाला है, इन सब को हम याद करना चाहें शार्ट रूप में तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार जो उसको पेंटोज शर्करा भी बोलते हैं ना, मिल करके न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार का मिश्रण है, आप याद रखेंगे। न्यूक्लियोसाइड क्या है बोलता है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है बोलता है, तो न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर पूछा जाए
तो पूछा जाए तो क्या बोलोगे, पेंटोज शर्करा नाइट्रोजन क्षार से न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड बोलना चाहे तो आप दो तरीका से बोल सकते हैं, पहला तो शर्करा नाइट्रोजन था क्षार और फास्फोरिक अम्ल मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, या फिर न्यूक्लियोसाइड में और फास्फोरिक अम्ल के मिश्रण को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, दोनों मिलते हैं। तो अब जब न्यूक्लियोटाइड से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, उसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीएनए की संरचना की बात करें, वाटसन क्रिक मॉडल है, परीक्षा में पूछा जाता है। वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए की संरचना इस प्रकार से डबल हेलिक्स होता है ना, तो ये चित्र है, आपको बनाना होगा इस प्रकार से। देखिए ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बंड, एडेनिन थाइमिन में डबल बंड है ना, और इधर आपको वही सब देखने के लिए मिलेगा क्रमशः अल्टरनेट में। तो डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है जिसको डबल हेलिक्स बोलते हैं। इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखला होती है जिन्हें रज्जुक कहते हैं, दो श्रृंखला है, और दोनों रज्जुक एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एक रज्जुक पर लगे प्यूरिन क्षार दूसरे रज्जुक पर लगे पेरिमिडिन क्षारों के ठीक सामने होते हैं, और यहाँ एटी के साथ द्वि हाइड्रोजन बंध द्वारा आईएक्स के साथ 3 हाइड्रोजन बंध जुड़े होते हैं। ये एटी है ना, यहाँ पे ये जो है मैं चेंज नहीं कर पाया, ये जीसी होगा, ग्वानिन और साइटोसिन होगा। क्षार युग्म में विशिष्टता के आधार पर एक रज्जुक पर लगे क्षारों का क्रम दूसरे रज्जुक पर लगे क्षारों के क्रम को निर्धारित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों रज्जुक एक दूसरे के समान तो नहीं होते परंतु एक दूसरे के पूरक होते हैं। और ये जो मॉडल दिया गया है, चित्र दिया गया है वाटसन एवं क्रिक के द्वारा, तो इसको वाटसन क्रिक मॉडल कहा जाता है। लिखा नहीं हूं मैं, आप नोट कर लीजिएंगे। आरएनए की संरचना, तो आरएनए एकल कुंडलित होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, राइबोज शर्करा होती है इसमें, और थाइमिन क्षार के स्थान पर यूरेसिल होता है। जो मैं पूर्व में बताया हूं, डीएनए आरएनए को जो अंतर करेगा, डीएनए में थाइमिन क्षार होता है तो आरएनए में यूरेसिल क्षार होता है। 3 प्रकार के होते हैं आरएनए। पहला मैसेंजर आरएनए, पूछा जाता है इनके कार्य को भी, है ना, तो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का संदेश पहुंचाता है। राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान मैसेंजर आरएनए से संलग्न हो जाता है, उसको कॉपी करता है, और ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम में मैसेंजर आरएनए के संदेश पढ़कर एमिनो अम्ल को उपयुक्त स्थान में पहुंचाता है। अब न्यूक्लिक अम्ल का जैविक महत्व कार्य, तो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने में, जीवों के विभिन्न प्रजातियों की पहचान में, डीएनए में स्वप्रतिकरण का गुण पाया जाता है, आरएनए में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल के प्रमुख कार्य हैं आपको याद होना चाहिए। डीएनए आरएनए में अंतर, ये भी पूछा जाता है। तो डीएनए और आरएनए हम लेते हैं, तो डीएनए में 2 रज्जुक द्विकुंडलित अवस्था होती है, जबकि आरएनए में 1 रज्जुक कुंडलित अवस्था होती है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, और इसमें केवल राइबोज शर्करा होती है। डीएनए में एडेनोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में देखेंगे इस थाइमिन के जगह में यूरेसिल हो जाएगा। ये देखिए ACG U हो गया, U अंतर आया। डीएनए आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए में स्वप्रतिकरण का गुण पाया जाता है और आरएनए में स्वप्रतिकरण का गुण नहीं होता।